होती है, किसको कौन अपॉइंट करता है। तो वैसे तो ऑफिसर्स को लेकर कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 9। पहले अपने सेक्शन 9 में ही आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर। आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा सेक्शन है जो एक्साइज कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, सेक्शन 9। कौन सा सेक्शन है जो एक्साइज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, सेक्शन 9। दोनों एक ही बात है। अब आ जाओ टॉपिक पे। पहली चीज, दो तरह के ऑफिसर हैं, एक तो होगा एक्साइज कमिश्नर, एक होगा एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर। अब ध्यान देना, अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पूरे स्टेट का मतलब राजस्थान स्टेट की अगर हम बात करें तो पूरे स्टेट का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका जो हेड होता है एक्साइज कमिश्नर, हेड ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक्साइज डिपार्टमेंट जो है मतलब पूरे स्टेट का एक्साइज डिपार्टमेंट किसके कंट्रोल में रहता है, एक्साइज कमिश्नर के। कहां बताया गया है, सेक्शन 8 में। अब ध्यान देना, कितने तरह के ऑफिसर है, दो तरह के, एक है एक्साइज कमिश्नर, एक है आपका एक्साइज ऑफिसर। अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। स्टेट का जो पूरे स्टेट का जो हेड कौन होता है एक्साइज डिपार्टमेंट का, एक्साइज कमिश्नर। अब आते हैं कैटेगरीज, मतलब और कौन कौन कैटेगरी बोल दो या पोस्टें हैं, तो ध्यान देना, एक्साइज कमिश्नर है, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर है, जॉइंट एक्साइज कमिश्नर है, डिप्यूटी एक्साइज कमिश्नर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है जो पूरे जिले का हेड होता है, क्या कहना मैं, ये डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट ही है ना, एडिशनल तो नहीं है, या फिर और कोई भी अदर एक्साइज ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर्स। ये एक चीज थोड़ा ध्यान देना। अब ध्यान देना, जो यहां से क्वेश्चन बनता है, हालांकि बहुत रेयर बात है बट फिर भी बन सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई जो एक्साइज कमिश्नर है ना वो कितने कैटेगरी, मतलब एक्साइज कमिश्नर का जो डिपार्टमेंट होता है, मान लो स्टेट का एक्साइज कमिश्नर डिपार्टमेंट, उसका हेड तो हो गया एक्साइज कमिश्नर, पर उसके अलावा भी क्या उसका कोई असिस्टेंट, क्या उसका डिप्यूटी रखे जा सकते हैं, बिल्कुल रखे जा सकते हैं। कौन कौन रखे जा सकते हैं, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर रखा जा सकता है, जॉइंट रखा जा सकता है, डिप्यूटी रखा जा सकता है। अब वो आपसे जो पूछता है, आपको ये तो पता है कि भाई सेक्शन 9 अपॉइंटमेंट की बात करता है, ठीक है, आपसे वो ये अगर पूछ ले कि भाई कौन से सेक्शन में जॉइंट या फिर डिप्यूटी की अपॉइंटमेंट है, सेक्शन 9(1)(a), अगर वो ये पूछ ले तो एग्जैक्ट बिल्कुल प्रिसाइज सब सेक्शन पूछ ले, क्योंकि बहुत क्लियरली लिखा गया है। आपसे पूछ ले भाई एक्साइज कमिश्नर या एडिशनल एक्साइज कमिश्नर की कहां है, 9(1). अब आ जाओ इधर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर या फिर एक्साइज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कहां है, सेक्शन 9(1)(a। ये है थोड़ा बहुत जानने लायक, तो अब एक बार ध्यान दे देना। पहला, कौन सा सेक्शन अपॉइंटमेंट की बात करता है, सेक्शन 9। अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। किन किन दो जो मेजर कैटेगरी है वो है एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज कमिश्नर के अंदर आगे क्या क्या कैटेगरी है, ये 4 कैटेगरी है। एक्साइज ऑफिसर में क्या कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरी है। बस ये कैटेगरीज के नाम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अब आते हैं, उसके अलावा एक छोटी सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को, जो भी पावर्स है उसको डेलीगेट कर सकता है टू एक्साइज कमिश्नर। ये कहना चाहता है कि भाई कहीं भी अपने पढ़ेंगे, कहीं भी पूरे एक्ट के अंदर अपने कहीं भी पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, मान लो कोई भी कहीं भी हम पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी वो पावर एक्साइज कमिश्नर को दे सकता है, एक चीज।
सेम बात है कि एक्साइज कमिश्नर जो है वो भी अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है, अपनी पावर्स दे सकता है टू एक्साइज ऑफिसर। अब वैसे तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर वो पूछ ले कि क्या पावर्स डेलीगेट की जा सकती है, हाँ की जा सकती है। ये मत कह देना नहीं पावर्स तो डेलीगेट ही नहीं हो सकती है। बट एक पावर है जो स्टेट गवर्नमेंट कभी डेलीगेट नहीं कर सकता, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल cannot be delegated, cannot be delegated। ये एक छोटी सी बात है, हालांकि बहुत कम चांस है आने की, बट फिर भी इतना ध्यान रखना कि हाँ भैया पावर्स डेलीगेट हो सकती है। तो सेक्शन 9 अपॉइंटमेंट की बात करता है, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर की बात करता है। सेक्शन 9 बात करता है कि भाई कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। एक्साइज कमिश्नर कौन होता है, पूरे स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट का हेड होता है। कहाँ बताया गया है, सेक्शन 8 बताया गया है। सेक्शन 8 बोलता है कि जो भी पूरे स्टेट का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका कंट्रोल किसके पास होता है, एक्साइज कमिश्नर के पास। तो दो तो मेजर कैटेगरी है, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर। उनमें आगे की क्या कैटेगरी है वो अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्या पावर डेलीगेट हो सकती है, हो सकती है। अब एक और लास्ट, सिर्फ एक छोटा सा इसी के अंदर, चेक पोस्ट, नाके जिसको अपने बोलते हैं, चेक पोस्ट या नाके, ये तो पता ही है आपको। आपसे पूछा जाएगा भी चेक पोस्ट इस्टेब्लिश करने की पावर किसके पास है, भाई कहीं पर नाका लगाया जाएगा, कहीं पर नाका नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, या कहां पर नाका लगाया जाएगा, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है। तो ध्यान रख लेना, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर। सेक्शन 10A, सेक्शन 10A। अब एक बार समराइज कर देते हैं ऑफिसर वाला जितना भी एरिया है। ऑफिसर वाले में आपके 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10A, 8, 9 और 10A। अब आ जाओ ऑफिसर के अंदर, सिंपल सी बात है कि भाई ऑफिसर्स को लेकर अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। कितने कैटेगरी है, 2 कैटेगरी, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज कमिश्नर पूरे स्टेट का हेड होता है, बिल्कुल होता है। कहां बताया गया है, सेक्शन 8 में बोला गया है। एक्साइज कमिश्नर के पास और क्या पावर है, इसके अलावा पावर है कि चेक पोस्ट, कहां पर नाका लगाया जाएगा, कहां पर नहीं लगाया जाएगा, वो एक्साइज कमिश्नर डिसाइड करेगा, ना कि एक्साइज ऑफिसर। सेक्शन 10A, ठीक है। उसके बाद क्या ये अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, बिल्कुल डेलीगेट कर सकते हैं। उसके बाद इनकी कैटेगरी, ये हुआ ऑफिसर को लेकर। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। अब आते हैं अपील, बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है, अपील एंड रिवीजन। सेक्शन 9A, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये ध्यान रख लेना, अपील का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 60 दिन, रिवीजन का है 30 दिन। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, कितने टाइम में अपील होगी, कितने टाइम में रिवीजन होगी। एक बात, अब आते हैं कहानी क्या बोलता है। ये मोटा मोटी ऐसी सी कहानी बोलता है कि भैया एक्साइज ऑफिसर हो, एक्साइज कमिश्नर हो, ये लोग जो भी ऑर्डर पास करते हैं उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। चाहे एक्साइज ऑफिसर हो, चाहे एक्साइज कमिश्नर हो, ये लोग जो भी ऑर्डर पास करते हैं उनके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। बट ध्यान रखना, ऑर्डर अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है, मतलब कि अगर एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, अब एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक बंदा है, इसने ऑर्डर पास किया इन एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि इसके पास डायरेक्ट मामला नहीं आया था, ये मामला इसके पास अपील में आया था, इन अपील आया था और फिर ऑर्डर पास किया। तो ध्यान देना, जो हम बात बोलते हैं ना कि ऑर्डर, जो भी ऑफिसर है, चाहे एक्साइज ऑफिसर है, चाहे एक्साइज कमिश्नर है, अगर ये ऑर्डर पास करते हैं तो अपील हो सकती है। तो ऑर्डर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए। अगर मामला अपील से आपके पास आया था और फिर ऑर्डर पास किया है, उसके बाद आगे कोई अपील नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर पास किया, अपील हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, अपील एक ही बार हो सकती है। एक्साइज ऑफिसर से आप एक्साइज कमिश्नर के पास चले गए, बात खत्म, अब आगे अपील नहीं होगी। सेम है, एक्साइज कमिश्नर ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर पास किया, आप आगे जा सकते हो। बट अगर एक्साइज कमिश्नर ने एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर पास किया, तब आप नहीं जा सकते हो। इसको अपने कैसे लिखेंगे,
कि भाई चाहे तो एक्साइज ऑफिसर हो, चाहे तो एक्साइज कमिश्नर हो, इनके ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है। एक्साइज कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जाओगे एक्साइज ऑफिसर के खिलाफ जाओगे टू एक्साइज कमिश्नर, बात खत्म। एक्साइज कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ जाओगे आप टू, ये क्या कहते हैं, राजस्थान टैक्स बोर्ड। और इसमें जो डबल बेंच होती है, मतलब जो डबल बेंच जो होगी वो ये अपील सुनेगी। राजस्थान टैक्स बोर्ड होता है अंडर राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट में। अब ध्यान देना, एक्साइज ऑफिसर ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर पास किया, अपील हो सकती है एक्साइज कमिश्नर। अब अगर एक्साइज कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, नो अपील। इसके बाद नो अपील, नो अपील, बात खत्म। यहां आप अपील कर सकते हो, इसके खिलाफ अपील में जा सकते हो। एक्साइज कमिश्नर अपील में जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके आगे कोई अपील नहीं होगी। एक्साइज कमिश्नर अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में पास किया तो अपील किसके पास जाओगे, टैक्स बोर्ड। टैक्स बोर्ड, यहां अपील हो सकती है। टैक्स बोर्ड ने अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में जो भी ऑर्डर पास किया उसके खिलाफ कोई अपील नहीं। अपील का कितना टाइम है, 60 दिन। कितने टाइम में जाओगे, 60 दिन में। कोई भी डाउट इसके अंदर अभी तक ये बात नहीं समझ आई तो दोबारा बता देता हूं, पर इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको अगर वो थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगा तो ये पूछ सकता है कि अगर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर है तो क्या अपील होगी, नहीं होगी। जस्ट मिनट, हाँ 1 मिनट। सॉरी, हाँ जी दिनेश जी, दोबारा रिपीट कर देता हूं, अब ध्यान से सुन लेना। ये कहना चाहता है कि भाई अपील हो सकती है क्या, हो सकती है। अपील को लेकर कोई गड़बड़ नहीं कि अपील नहीं हो सकती है। बट नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको ये बोलूं, हाँ चलो ऐसे बोल देते हैं, फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील नहीं होगी। अब सेकंड अपील का कंसेप्ट तो पता है ना, नहीं होगी। सेकंड अपील का तो कंसेप्ट पता है कि क्या हुआ, मामला अपील में आया, ऑर्डर किया, अब अपील नहीं होगी। आप अपील सिर्फ एक बार कर सकते हो, सिर्फ एक बार। मतलब कि एक्साइज ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, आपने एक बार अपील करके एक्साइज कमिश्नर के पास चले गए, बात खत्म। एक्साइज कमिश्नर अब जो भी ऑर्डर पास करेगा फाइनल है, अब आप आगे अपील में नहीं जा सकते। क्यों, फर्स्ट अपील हो गई। इसके खिलाफ अगर अपील जाते हो तो ये सेकंड अपील होती है, दूसरी बार अपील होती है। दूसरी बार अपील करने का आपको अधिकार नहीं है। सेम चीज यहां है, एक्साइज कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, मतलब अपील में नहीं है, आप अपील में जा सकते हो। पहली बार अपील कर सकते हो, दूसरी बार अपील नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट अपील होगी, सेकंड अपील नहीं होगी। अब अपील किसको होगी, एक्साइज ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी कमिश्नर को, कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी राजस्थान टैक्स बोर्ड को। ये है अपील को लेकर बात है। अब आती है बात जो हम बोलते हैं भाई अपील होगी, या सॉरी अपील नहीं होगी। अगर अपील नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हो, रिवीजन।
अपील नहीं होगी तो क्या कर सकते हो, रिवीजन। भाई मान लो कहीं पर भी किसी भी चीज के खिलाफ अगर अपील नहीं है तो आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन, रिवीजन कब होगा, व्हेन नो अपील, तब आप रिवीजन में जा सकते हो। टाइम कितना है रिवीजन के लिए, भाई कितने टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो, 30 डेज। अच्छा, रिवीजन में अथॉरिटी कौन होती है जो रिवीजन करेगी, राजस्थान टैक्स बोर्ड, और कौन सा, डिवीजन बेंच, 2 जजेस बेंच, डिवीजन बेंच देखेगी। ये है रिवीजन, ये है रिवीजन। अब ध्यान दे लेना, ठीक है, अब ध्यान दे देना। जो क्वेश्चन पूछता है अपील कितने दिनों में, 60 दिन में, रिवीजन कितने दिनों में, 30 दिन में, इंपॉर्टेंट है। अपील रिवीजन का सेक्शन क्या है, 9A। अपील जो है फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील हो सकती है, नहीं हो सकती है। एक्साइज ऑफिसर के मामले के खिलाफ अपील किसको होगी, कमिश्नर को। एक्साइज कमिश्नर के मामले के खिलाफ अपील किसको होगी, ध्यान देना, डबल बेंच को, बोर्ड नहीं, डबल बेंच, दो जजेस बैठते हैं वहां पे। देन रिवीजन हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसके खिलाफ अपील नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज कमिश्नर ने अपील में ऑर्डर पास किया, तो अब आगे अपील तो हो नहीं सकती, रिवीजन हो सकता है। रिवीजन कौन देखेगा, रिवीजन देखेगा राजस्थान टैक्स बोर्ड का डबल बेंच। कितने टाइम में हो सकती है रिवीजन, 30 दिन में, 30 दिन में। अब आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी ऑर्डर जो अपील में पास किया जाता है वो हमेशा ही फाइनल होता है, हमेशा फाइनल माना जाता है। मतलब उसके खिलाफ आगे अपील तो हो नहीं सकती है, हाँ रिवीजन हो सकती है। तो अगर आपको वो ये बोले कि कोई भी ऑर्डर जो अपील में पास किया गया है क्या वो फाइनल माना जाएगा, जी माना जाएगा, जी माना जाएगा। अपील कितने दिनों में, रिवीजन कितने दिनों में, अपील किसको होगी, सेकंड अपील नहीं होती है, रिवीजन किसको होगी, रिवीजन कितने दिनों में होगी। ये चीजें कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आ जाइए एक छोटा सा और, मतलब छोटा सा सेक्शन है, बार ऑफ कोर्ट। कोई भी ऑफिसर, राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर जितने भी ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, ये लोग जो भी ऑर्डर पास करते हैं ना, उसको लेकर कभी भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि कोर्ट ऑर्डर गलत पास किया, ये वो नहीं। क्यों नहीं जा सकते, इनके लिए अथॉरिटी बनी गई है, अथॉरिटीज बनाई गई हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज कमिश्नर है, ये लोग हैं, इनका काम है ये सब चेक करना। तो सेक्शन 9B लिखा गया था जिसमें ये बोला गया था कि एक्साइज ऑफिसर्स द्वारा, एक्साइज डिपार्टमेंट में जो एक्साइज ऑफिसर है ना, वो लोग जो भी ऑर्डर पास करते हैं उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते आप, कैन नॉट गो इनटू कोर्ट। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, आप हाई कोर्ट में जाते हो, वो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मामले में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ग्राउंड लेकर जाते हो। उसके अलावा आपका मामला क्या होता है, आप डिपार्टमेंट में जाओगे, एक्साइज ऑफिसर है तो एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ पास जाओगे, एक्साइज कमिश्नर ने किया है तो जो टैक्स बोर्ड है उसके पास जाओगे। इतनी सी बात बोलता है। तो दो टॉपिक अपने ने अभी तक खत्म किए, एक बार देख लेना। पहला ऑफिसर, सेक्शन 8, 9, 10A। अपील रिवीजन सेक्शन 9 है, टाइम अच्छे से पढ़ना, किसको अपील होगी ये अच्छे से पढ़ना, रिवीजन कौन करेगा, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड अपील नहीं होता है। ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें हुई। अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी आपको जो लग रहा हो, दोबारा बोल रहा हूं, यहां से चीजें बहुत क्लियर है, और चीजें जितनी क्लियर होंगी क्वेश्चन आने के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। अब बहुत इजी सा टॉपिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, इन चीजों को लेकर। जो सिर्फ इतनी सी बात, वो ऐसे नहीं बोलता इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, मतलब जो एक्साइजेबल आर्टिकल है ना, आपने कल पढ़ा था सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 में, कि उनका हो ही नहीं सकता, हो सकता है।
ले जा। वो कह रहा भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट में कुछ एक चीजें हैं जो आप ध्यान रखोगे। भाई स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हो आपको, स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी हो आपको, स्टेट गवर्नमेंट ने जो टर्म एंड कंडीशन बताई है वो आपने फुलफिल की हो, जो भी उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी पे करने वाली है वो आपने एक्साइज ड्यूटी पे की हो, ये कुछ एक चीजें हैं। तो हाँ जी, हाँ अभी दोबारा बता देता हूँ। बार ऑफ कोर्ट को लेकर, मतलब इसका अगर बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करें, सेक्शन 9, हाँ सही, सेक्शन 9B जो है, एक मिनट, सेक्शन 9B जो है बार ऑफ कोर्ट को लेकर बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि भाई ये जो ऑर्डर पास करते हैं ना, कोई भी ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है, कोई भी ऑफिसर ले लो, एक्साइज ऑफिसर जो भी है, ये लोग जो भी ऑर्डर पास करते हैं इस एक्ट के अंदर, उसके अंदर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। मतलब उस चीज को आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इन चीजों के लिए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। एक्साइज ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया तो आप एक्साइज कमिश्नर के पास जाओ, एक्साइज कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो आप जो इनकी अथॉरिटीज है उनके पास जाओगे। तो इसमें सिंपल सा 9B डाला गया, जिसने ये बोला कि एक्साइज ऑफिसर जो भी ऑर्डर पास करते हैं, एक्साइज ऑफिसर मतलब जो कैटेगरीज हैं कोई भी हो, चाहे जो भी ऑर्डर पास करते हैं, तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे। ये इतनी सी बात बोल रहा, दिस इज 9B, ठीक है। कोर्ट के अंदर लिख लेना, कहां गया कोर्ट, बस इतनी सी बात है। कोई भी डाउट कुछ भी। अब आ जाइए आगे, अब आ जाओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वैसे तो तीन चीजें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। इसमें सेक्शन कहां से है? सेक्शन 11 से सेक्शन 15 तक, सेक्शन 11 टू 15। अब ध्यान देना, सेक्शन 11 तो बोलता है कि भाई सेक्शन 11 बात करता है इंपोर्ट की। कैसे याद रखोगे? अच्छा पहले इसको याद कैसे करना है ये देखना। सेक्शन 11 किसकी बात करता है? इंपोर्ट की, ठीक है, 1I। सेक्शन 12 बात करता है एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की। सेक्शन 13 बात करता है प्रोहिबिट करना। भाई ध्यान देना, 11-12 तो बोलते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, पर कंडीशंस के, मतलब उसमें कंडीशन बताई गई है कि कब कर सकते हो। 13 बात करता है कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद करवाया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है कि इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो प्रोहिबिट कर सकती है। सेक्शन 14 बात करता है अबाउट पास, कि भाई अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो पास की जरूरत है। मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर आप सामान इधर उधर लेकर जा रहे हो, एक्साइजेबल आर्टिकल वाला, तो एक पास की जरूरत है, ठीक है, पास की रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। और सेक्शन 15 बात करता है कि भाई पास आपको देगा कौन? पास देगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट देगी, एक्साइज कमिश्नर देगा, एक्साइज ऑफिसर देगा, देगा कौन? तो ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा जा सकता है। कौन सा सेक्शन बात करता है? प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फिर क्लियर है कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट किया जा सकता है, किया जा सकता है। कौन से सेक्शन में? 13 में। कौन कर सकता है? आगे पढ़ेंगे। कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट रिक्वायरमेंट एज टू पास, कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा दारू इधर उधर लेकर जा रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट, मतलब इधर से उधर मूव कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए पास की जरूरत है। परमिट बोल दो, पास बोल दो। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 14। मतलब जनरेशन ऑफ पास बोल दो, या फिर इश्यू ऑफ पास किसके अंदर बताया गया है? सेक्शन 15 में। पास कौन इश्यू करता है वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो अब ध्यान देना, आपसे जो इंडेक्स पूछा जाता है वो 13 या 15 ही पूछ सकता है ज्यादातर, क्योंकि इन्हीं की एक अच्छी सी लैंग्वेज बनती है। कौन से सेक्शन में प्रोहिबिशन की बात की है, कौन से सेक्शन में जनरेशन या इश्यू ऑफ पास की बात की है, कौन से सेक्शन में रिक्वायरमेंट ऑफ पास की बात की है, ठीक है। बाकी जो है वो आपसे कंटेंट पूछे जा सकते हैं कि भाई सेक्शन 11 की क्या, सेक्शन 11 बोलता क्या है? सेक्शन 11 बोलता है कि एक्साइजेबल आर्टिकल का इंपोर्ट हो सकता है, वो प्रोहिबिट नहीं कर रहा, वो कह रहा है भैया वो इंपोर्ट हो सकता है, बस आपको कुछ एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि आपके पास इंपोर्ट का परमिशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, जो भी लाइसेंस की टर्म एंड कंडीशन है आपने वो फुलफिल की हो। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई एक्साइज ड्यूटी, कोई टैक्स वगैरह उस पर पे करने वाला है इंपोर्ट पे, आपने वो पे किया हो। सेम बात वो एक्सपोर्ट में भी बोलता है कि क्या एक्साइजेबल आर्टिकल को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मतलब स्टेट से बाहर निकाला जा सकता है। क्या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? आपके पास परमिशन होनी चाहिए, मतलब लाइसेंस होना चाहिए, आपने एक्साइज ड्यूटी पे की होनी चाहिए, लाइसेंस की टर्म एंड कंडीशन फुलफिल की होनी चाहिए। दोनों की लैंग्वेज सेम है, कहीं कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब अपने इसको ऐसे लिखेंगे
कि सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, जिसमें सेक्शन 11 तो बात करता है इंपोर्ट की, सेक्शन 12 बात करता है एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट की। ये बोलते हैं कि भाई इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट इफ अगर आपके पास पहला लाइसेंस है, लाइसेंस बोल दो, परमिट बोल दो, पास बोल दो। दूसरा, अगर आपने जो टर्म एंड कंडीशन है लाइसेंस की वो फुलफिल की है। तीसरा, अगर आपने एक्साइज ड्यूटी पे की। बस इतनी सी बात बोलता है। आने लायक क्वेश्चन यहां से मुश्किल है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, वो बोल दे कि भाई कौन से सेक्शन में बोला गया है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। बहुत रेयर है, बट 11-12 आने के चांसेस बहुत कम है, बट नॉर्मली बेसिक सा देख लेना। एक चीज याद रख लेना, एक्साइज ड्यूटी का एक दूसरा नाम भी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। कोई बड़ी बात नहीं है, कभी पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा सेक्शन काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में बात, आपको लगेगा ये इसने क्या बात कर ली, इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है। कोई भी डाउट 11 और 12 में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना ही है। 13, 14, 15 में है थोड़ा बहुत देखने लायक है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आ जाइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। सेक्शन 13 बात करता है कि भाई इंपोर्ट जो है, जो एक्सपोर्ट है या फिर जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रोहिबिट हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोहिबिट, रोका जा सकता है, कंप्लीटली बंद किया जा सकता है। कौन कर सकता है? बाय स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान देना, पूछा जाता है आपसे कि सेक्शन 13 किस बारे में बात करता है? प्रोहिबिशन के बारे में। सेक्शन 13 में किसके पास पावर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट बंद करने की? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 14 क्या बात करता है? सेक्शन 14 की बात करता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोर देन लिमिट, कोई लिमिट ऑर्डर की जाती है, कैन नॉट बी विदाउट लाइसेंस और पास। ये कहता है भाई ऐसा है। हालांकि सेक्शन 14 बस आप इतना याद रहे, लिमिट वाली बात चाहे छोड़ देना। सेक्शन 14 इतनी सी बात बोलता है कि भैया सेक्शन 11-12 में क्या बोला गया कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, पर आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। सेक्शन 14 ने वही बात दोबारा रिपीट की है बस, कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बस आपके पास पास होना चाहिए, परमिट होना चाहिए। अब आती है बात कि ये जो लाइसेंस या पास है इश्यू कौन करता है? ध्यान देना, सेक्शन 13 में तो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, पर लाइसेंस या पास इश्यू करने की पावर है एक्साइज कमिश्नर के पास। ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट बंद करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट, लाइसेंस परमिट पास इश्यू करने की पावर एक्साइज कमिश्नर। सेक्शन 15, सेक्शन 15 इतनी सी बात है बस कि भाई कौन इश्यू कर सकता है लाइसेंस परमिट या पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट? एक्साइज कमिश्नर। कोई भी डाउट कुछ भी? तो अब ध्यान देना, 11 इंपोर्ट की बात करता है, 12 एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट की बात, कुछ नहीं है, सिंपल है। 13 इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो है स्टेट के अंदर बंद किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट बंद कर सकता है। 14 ये बोलता है कि जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट है वो लाइसेंस या परमिट या पास इससे होगा। 15 कहता है परमिट या पास देगा कौन? एक्साइज कमिश्नर। ये हुआ आपका सेक्शन 15। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर?
ठीक है, अब आ जाइए, अरे सॉरी रिवीजन रह गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पास के अंदर बस ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, पास वाला। और अब आ जाइए मैन्युफैक्चर और पोजेशन। मैन्युफैक्चर और पोजेशन में जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट, और मैं आपको अभी भी बोलूंगा मैन्युफैक्चर और पोजेशन में आपसे सेक्शन नहीं पूछेगा, बहुत रेयर बात है आपसे सेक्शन नंबर पूछेगा, आपसे वो कंसेप्ट पूछेगा, कैसे याद करोगे। तीसरा पार्ट अपने आते हैं, MDRP मैन्युफैक्चर। इसमें हर चीज के मैन्युफैक्चर की बात हो रही है कि भैया आप डिस्टिलरी फैक्ट्री दारू बनाने की, आप दारू बनाना, दारू की बोटलिंग करना, गांजा, मतलब सिर्फ दारू थोड़ी है, ये जो गांजा के पौधे वगैरह उगाना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, बोटलिंग, सब कुछ की बात हो रही है। इवन दारू फैक्ट्री, डिस्टिलरी, इन सब की बात हो रही है। फिर आता है ये पर्टिकुलरली डिस्टिलरी, यहां भी डिस्टिलरी की बात हुई है, यहां दोबारा इन्होंने डिस्टिलरी, बस यहां पर डिस्टिलरी के साथ इन्होंने एक और चीज जोड़ दी है, वेयर हाउस। वेयर हाउस जहां गो डाउन बोल दो, रिमूवल, रिमूवल, ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता हो, कईयों को पता भी होगा, कि जो ये दारू के ठेके वाले होते हैं ना, वे ऑब्वियस अभी मैं जाके डायरेक्ट डिस्टिलरी, जो फैक्ट्री जहां दारू बन रही होती है, मैं वहां से नहीं ला सकता हूं। होता क्या है, जो दारू होती है ना, वो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या ले लेते हैं, विजय माल्या दारू बनाता है, ठीक है, विजय माल्या की कंपनी दारू बनाती है, तो वो क्या करती है, दारू कभी ऐसे प्राइवेटली नहीं बेचती है, वो क्या करेगी, दारू सरकार को देती है। उन्होंने दारू सरकार को सप्लाई की। सरकार क्या करती है, अपने वेयर हाउस बना रखे होते हैं, वेयर हाउस बनाए होते हैं, सरकारी वेयर हाउस होते हैं, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में सरकार का वेयर हाउस होता है। अब क्या है, जो दारू के ठेके वाले होते हैं, ये उस डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस पे जाते हैं, वहां से दारू खरीदते हैं और लेकर आते हैं। तो कंसेप्ट क्या होता है कि ये लोग वहां पर पहले पैसा देते हैं और फिर दारू लेकर आते हैं। तो ये जो रिमूवल की बात हो रही है ना, ये कहां से बात हो रही है, इससे कि वेयर हाउस से, डिस्टिलरी से दारू बिना एक्साइज ड्यूटी पे किए आप नहीं ले जा सकते हो, ये इसकी बात कर रहा है रिमूवल। ये ऐसे नहीं बोल रहा कि दारू के ठेके से आप बिना पैसे दिए दारू नहीं ला सकते, ये बात कर रहा है किन के लिए, वेयर हाउस से अगर दारू लानी है तो। एंड देन इज पोजेशन, पोजेशन इंपॉर्टेंट है, पोजेशन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है भाई, एक तो होती है लिमिट, जिस लिमिट में आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक होता है जैसे कौन सा सेक्शन था, 5, सेक्शन 5, अगर अभी याद हो तो दोबारा बता देता हूं। हमने सेक्शन 5 पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था रिटेल सेल, होलसेल सेल। रिटेल सेल तो क्या होता है, वो लिमिट होती है जिसके लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर मेरे को उतनी क्वांटिटी दारू लेनी है, तो मुझे सरकार की कोई परमिशन नहीं चाहिए। पर अगर उससे ज्यादा चाहिए, भाई सरकार ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि एक आदमी 4 बोतल दारू रख सकता है, तो 4 बोतल दारू अगर मैं खरीद रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं उससे ज्यादा खरीद रहा हूं या अपने पास रख रहा हूं, तो मुझे परमिशन चाहिए। तो ये उसी की बात कर रहा है कि भैया पोजेशन बियॉन्ड लिमिट, लिमिट से ज्यादा। अगर मुझे दारू की पोजेशन रखनी है, एक्साइजेबल आर्टिकल की पोजेशन रखनी है, तो मुझे इसके लिए परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन चाहिए, एक तो ये बात है। इसमें एक अपवाद है जो अपने को पढ़ना है कि भाई ये पोजेशन वाला पॉइंट किस पे नहीं लगता, किस पे नहीं लगता। ये एक छोटे मोटे सेक्शन है। तो सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। ठीक है, अब अपने चलते हैं, इसके टॉपिक को चालू करते हैं। अब आ जाइए, सीधा आ जाइए मैन्युफैक्चर को लेकर। मैन्युफैक्चर को लेकर सेक्शन 16 सिंपल सी बात बोलता है कि भाई कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल, ब्रू क्या कहते हैं, डिस्टिलरी, वेयर हाउस, वेयर हाउस पे लिख ही दो, क्या फर्क पड़ता है। ये जो ये नहीं होते गांजा का जो पेड़ होते हैं, हेम प्लांट, कल्टीवेशन, ये नहीं कहता कि आप कर नहीं सकते, ध्यान देना, सेक्शन 16 ये नहीं कहता कि आप कर नहीं सकते, सेक्शन 16 कहता है कर सकते हो विद परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर। ये ध्यान देना,
सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 ये लोग प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट प्रोहिबिशन मतलब टोटल बंद का सिर्फ एक ही सेक्शन था। ये सब लोग ये कह रहे हैं कर सकते हो, आप दारू बना सकते हो, आप गांजे के पेड़ उगा सकते हो, आप फैक्ट्री बना सकते हो दारू बनाने के लिए, वेयर हाउस बना सकते हो, पर एक्साइज कमिश्नर की परमिशन होनी चाहिए। ये है सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 अगर पूछा जाएगा तो वो आपसे इतना पूछ सकता है भाई कौन सा सेक्शन बोलता है कि मैन्युफैक्चर कर सकते हो ऑफ क्या कहते हैं एक्साइजेबल आर्टिकल विद परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर, सेक्शन 16। या वो ऐसे पूछ सकता है भाई एज पर सेक्शन 16 एक्साइजेबल आर्टिकल मैन्युफैक्चर हो सकता है किसकी परमिशन से? तो ध्यान देना एक्साइज कमिश्नर की परमिशन से, सेक्शन 16। अब आ जाइए डिस्टिलरी, वेयर हाउस। ये भी सिंपल था, ये कहता है भाई डिस्टिलरी वेयर हाउस बनाने की परमिशन, इसको बंद करने का ऑर्डर कि भैया बंद कर दो। ये सब जितने भी हैं कौन देता है? एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, सेक्शन 16 सॉरी सेक्शन 17। अब आ जाइए रिमूवल, रिमूवल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम वेयर हाउस, सेक्शन 18। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है भाई आप मतलब कोई दारू वगैरह अगर वेयर हाउस से लेकर आ जाते हो ला सकते हो, यस कैन बी रिमूव, बट कैसे? ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड टू पे एक्साइज ड्यूटी। अब ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है भाई, नॉर्मली हम लोग एक्साइज ड्यूटी सुनते हैं क्योंकि सरकारें प्रैक्टिकली ये चीज फॉलो नहीं करती। प्रैक्टिकली क्या होता है, सरकार कहती है पहले पैसा दो दारू ले जाओ, जो भी दारू के ठेकेदार होते हैं पहले पैसा दो दारू ले जाओ, उधार वाला कोई सिस्टम नहीं है। पर कानून कहता है ऐसा हो सकता है, आप वेयर हाउस में जाओ, सरकार से दारू खरीदो, पेमेंट कर दो, एक्साइज ड्यूटी पे कर दो। बट अगर आप ऐसा करते हो और सरकार भी इस चीज पे एग्री होती है कि भैया मैं गारंटी दे देता हूं, मैं दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं, तो ये कहता है भैया आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करके भी ले जा सकते हो। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एक्साइजेबल आर्टिकल वेयर हाउस से रिमूव हो सकती है कैसे? एक्साइज ड्यूटी पे कर दो, एक ऑप्शन होगा। दूसरा ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड कि मैं पे कर दूंगा, या दोनों में से कोई भी तरीका। हमको लगता है यार बॉन्ड वाला तो सरकार क्यों मानेगी, मान सकती है, एज पर लॉ परमिट है। तो ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्साइजेबल आर्टिकल को रिमूव किया जा सकता है वेयर हाउस से ऑन पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी या फिर ऑन पेमेंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, दोनों में से कोई भी तरीका हो जिसमें सरकार भी एग्री करती हो। दिस इज रिमूवल इंपॉर्टेंट है, रिमूवल को लेकर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए पोजेशन, पोजेशन बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड लिमिट, सेक्शन 19, पोजेशन बियॉन्ड लिमिट, सेक्शन 19। अब ध्यान देना, पोजेशन बियॉन्ड लिमिट का ये मतलब है कि भाई एक रिटेल लिमिट होती है, एक होलसेल लिमिट होती है। या ध्यान देना सेक्शन 5 में ना दो लिमिट बताई गई है, एक तो है रिटेल लिमिट, एक है होलसेल लिमिट। रिटेल लिमिट का तो मतलब है उतनी क्वांटिटी ऑफ दारू जो आप रख सकते हो, आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए। होलसेल लिमिट के लिए परमिशन चाहिए। सेक्शन 5 वाला के सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि क्या रिटेल लिमिट होगा, क्या होलसेल लिमिट होगा। उससे कनेक्टेड सेक्शन है 19 कि भैया रिटेल लिमिट के लिए तो आपको परमिशन नहीं चाहिए, होलसेल लिमिट के लिए परमिशन चाहिए। एक लिमिट है, फॉर एग्जांपल 4 बोतल दारू की लिमिट बना दी, तो उससे ऊपर की अगर आप दारू रखो तो आपको परमिशन चाहिए। परमिशन किसकी चाहिए? एक्साइज कमिश्नर की। किसकी चाहिए? एक्साइज कमिश्नर की। तो ये सेक्शन क्या बोलता है? इस पूरे टॉपिक के अंदर एक्साइज कमिश्नर ही है। ये कहता है कि एनी पर्सन having possession, sorry, any person
may have possession of excisable article beyond retail limit under section 5 with permission of excise कमिश्नर। अब ध्यान देना, इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बात है। ये तो अपने से ऐसा पूछ सकता है भाई कौन सा सेक्शन बोलता है कि अगर आपको लिमिट से ज्यादा पोजेशन चाहिए तो परमिशन चाहिए एक्साइज कमिश्नर की, सेक्शन 19। पर आपसे दो टॉपिक पूछे जा सकते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है क्या पोजेशन। हमने पोजेशन का प्रोहिबिशन नहीं पढ़ा, हमने प्रोहिबिशन पढ़ा कहां गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट का। ध्यान देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट का प्रोहिबिशन सेक्शन 13। पोजेशन को प्रोहिबिट किया जा सकता है क्या कि भैया पोजेशन ही नहीं रख सकते। जैसे मान लो गुजरात में ऑर्डर कर रखा है कि गुजरात में आप दारू नहीं रख सकते हो, क्या ऐसा राजस्थान में ऑर्डर हो सकता है? हो सकता है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 19। सेक्शन 19 में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं पोजेशन, प्रोहिबिट कर सकते हैं पोजेशन। ये प्रोहिबिशन एब्सोल्यूट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब कि भैया किसी के पास कोई कंडीशन नहीं, या फिर क्वालिफाइड भी हो सकता है। क्वालिफाइड मतलब कि ठीक है आप रख सकते हो पर आपको पहले ये परमिशन लेनी पड़ेगी, वो परमिशन पास बना, ये सब चीज। जैसे गुजरात में एब्सोल्यूट नहीं है, गुजरात में ऐसा है कि परमिट पास बनवा के आप रख सकते हो दारू, उसमें भी लिमिट है। तो ध्यान देना कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन, सेक्शन 19। सेक्शन 19 ऑब्वियस, कंफ्यूज हो जाओ तो सिंपल ध्यान रखना पोजेशन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 19। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, पूरे स्टेट के अंदर प्रोहिबिट कर सकती है, किसी एक आधे जिले में प्रोहिबिट कर सकती है, किसी थोड़े से पार्ट में प्रोहिबिट कर सकती है। और ये प्रोहिबिशन कंप्लीट या फिर लिमिटेड मतलब एब्सोल्यूट या कंडीशनल कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे की कहानी पे। एक छोटा सा है जो है इसका अपवाद। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का यहां पर सिंपल सा मतलब है कि भाई जहां पर ये सेक्शन नहीं लगेगा, अगर कोई भी फॉरेन लिकर है। देखो फॉरेन लिकर क्या है क्या नहीं है ये कैसे पता लगेगा बताओ, क्या चीज फॉरेन लिकर है क्या चीज कंट्री लिकर है कैसे पता लगेगा। फॉरेन लिकर है और वो पोजेशन में है ऑफ कॉमन कैरियर, ये जो नहीं होते पोस्ट वाले जो होते हैं डाक या वेयर हाउस, तो ये सेक्शन फॉरेन लिकर के केस में नहीं लगता। फॉरेन लिकर अगर मान लीजिए ये जो डीटीडीसी ये जितने भी हैं अगर इनके पास पाई जाती है उस केस में नहीं लगा कि अगर आप अरे आपके पास तो लिमिट से ज्यादा है, फॉरेन लिकर को ये सेक्शन नहीं लगता। सिंपल ध्यान रखना है ना, फॉरेन लिकर को नहीं लगता है। ये हुआ आपका सेक्शन 19। इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19, अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा सा इस चीज इसको लेकर क्लियर रखना कि भाई सेक्शन 19 क्या क्या बोलता है। सेक्शन 19 पोजेशन के लिए बोलता है कि भाई पोजेशन हो सकती है, बियॉन्ड लिमिट हो सकती है, पर एक्साइज कमिश्नर की परमिशन चाहिए। क्या स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट प्रोहिबिट कर सकता है एज टू पोजेशन? कर सकता है। उसके बाद किस चीज को सेक्शन नहीं लगता? फॉरेन लिकर को। अब ये बताओ फॉरेन लिकर कहां बताया गया है, क्या चीज फॉरेन लिकर है क्या चीज नहीं है, कहां बताया गया है? क्या चीज फॉरेन लिकर है क्या चीज नहीं है, कहां बताया गया है? गुड, ध्यान रखना पूछा जाता है कंट्री लिकर कहां बताई गई है, फॉरेन लिकर कहां डिफाइन है, लिमिट रिटेल सेल लिमिट कहां डिफाइंड है, होलसेल सेल लिमिट कहां डिफाइंड है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है? सही है सेक्शन 4। अब आ जाओ, वैसे तो अपने को इसके बाद चलना चाहिए था टॉपिक पे। अगर हम टॉपिक के हिसाब से चलें
तो अपने को चलना चाहिए था सेल और एम्प्लॉयमेंट, और इंपॉर्टेंट भी है, सेल एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्साइज ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, पर एक छोटा सा और टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इजी सा है, वो कुछ नहीं है कि भाई जैसे हमने अभी बोला ना कि भाई एक्साइज कमिश्नर है, वही परमिशन देता है मैन्युफैक्चर की, वही परमिशन देता है सेल की, ट्रांसपोर्ट की, मतलब मोटा मोटी हर चीज की परमिशन एक्साइज कमिश्नर ही देता है। तो एक सेक्शन बनता है कि एक्साइज कमिश्नर ना एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे सकता है। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मतलब परमिशन भी दे रहा है आपको, और आपको ना थोड़े फायदे भी दे रहा है कि यार नॉर्मली तो उन लोगों को, बाकी लोगों को इन चीजों की परमिशन नहीं है, पर आपको वो ये परमिशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नॉर्मल ठेकेदार है, उसको तो कहा है कि भैया तू ना अगर दारू इतनी लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकता, उसको ऐसे बोल दे कि रख सकते हो पर इतनी लिमिट से ज्यादा नहीं। आपको कह रहा है कोई बात नहीं, जितनी रखनी है उतनी रखो, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। कि क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल को लेकर कोई प्रिविलेज दिया जा सकता है क्या? दिया जा सकता है। सेक्शन 24 एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। एक्साइज कमिश्नर के पास ये पावर है। एक्साइज कमिश्नर जो है, इस टॉपिक में सब कुछ एक्साइज कमिश्नर ही है। एक्साइज कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे सकता है, कोई भी मैटर ले लो, ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सेल, पोजेशन, ये सब चीजें। तो एक्साइज कमिश्नर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे सकता है, सेक्शन 24। क्या ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ट्रांसफर हो सकता है क्या? मान लो एक्साइज कमिश्नर ने तो मुझे प्रिविलेज दिया, क्या मैं ये आगे ट्रांसफर कर सकता हूं, किसी को लीज पे दे सकता हूं? कर सकता हूं, कर सकता हूं। ट्रांसफर का मतलब बेच नहीं सकता, पर लीज पे दे सकता हूं, रेंट पे दे सकता हूं। कानून कहता है कर सकते हो आप। सेक्शन 26 कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज को रेंट पे दिया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ये इतनी सी बात बोलता तो आपसे यहां से वैसे कुछ बनता नहीं सेक्शन, बस इतना बन सकता है कि कौन सा सेक्शन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज की बात करता है। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज कौन दे सकता है? एक्साइज कमिश्नर। तो अगर आपसे वो ये पूछता है कि भाई कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट परमिशन एज टू मैन्युफैक्चर, या फिर परमिशन, आप मैन्युफैक्चर ही बोल दो, परमिशन एज टू मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल 16। पर अगर वो ये बोलता है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज का सेक्शन कौन सा है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेक्शन 24। बस ये ध्यान दे देना, बाकी कुछ अलग नहीं है। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज बस ऐसा होता है कि भाई एक्साइज कमिश्नर किसी को परमिशन भी देता है और उसको थोड़े बेनिफिट भी देता है। और 26 कहता है कि आप इसको ट्रांसफर, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, मतलब एक्साइज कमिश्नर ने जिसको वो प्रिविलेज दिया वो आगे ट्रांसफर कर सकता है। ये हुआ एक छोटा सा टॉपिक। अब आ जाओ, दो टॉपिक अब अपने बाकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि भैया ये सेल को लेकर किसको दारू बेची जा सकती है, किसको दारू नहीं बेची जा सकती है। एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर, किसको आप एम्प्लॉय कर सकते हो, किसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। दो सेक्शन है अपने, दो टॉपिक हैं अपने, एंड देन उसके बाद एक्साइज ड्यूटी वाला है। ठीक है, तो अब अपने आते हैं सबसे पहले सेल को लेकर। सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, जिसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात बोली कि भाई सेल कब होगा। ठीक है, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात बोली गई है, जिसमें एक तो तीन सेक्शन है इसके, 20, 21 और 22, तीन सेक्शन है इसके, जिसके अंदर अपने को टॉपिक ध्यान रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है टॉपिक का। एक तो ये अभी सेल किसको हो सकती है, किसको नहीं हो सकती है, या ये बोलो सेल किसको नहीं कर सकते हो आप। दूसरा कि भाई अगर आप सेल कर सकते हो पर उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए, तो परमिशन किसकी चाहिए। ठीक है, परमिशन किसके अलावा क्या इसका कोई अपवाद है जब आपको सेल के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। जैसे अपने ने पोजेशन में पढ़ा ना कि भाई पोजेशन में कोई अपवाद है क्या। भाई नॉर्मली तो पोजेशन अगर लिमिट से ज्यादा पोजेशन है तो परमिशन चाहिए, कोई अपवाद हो तो हमने कहा फौरन लेकर। वैसे ही हम यहाँ भी अपवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी जो अपने को यहाँ पढ़ना है, सेल के लिए परमिशन,
सेल की टर्म्स एंड कंडीशन और सेल का पर्सन, भाई किसको दारू मतलब एक्साइजेबल आर्टिकल सेल कर सकते हो, किसको नहीं। तो ध्यान देना, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22, इसका जो पूरा इंडेक्स है, जो सेक्शन 16 से लेकर 27 का जो इंडेक्स है ना, वो कैसे याद करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अभी सिर्फ एक बार ये टॉपिक समझ लो सेल वाला। सेल को लेकर टॉपिक बड़ा सिंपल सा है। सेक्शन 20 ये बोलता है कि भाई आप एक्साइजेबल आर्टिकल सेल कर सकते हो, बस आपको एक्साइज कमिश्नर की परमिशन चाहिए। तो क्या बोलता है, पहली चीज कि एक्साइजेबल आर्टिकल को सेल किया जा सकता है विद परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर, ऑफ एक्साइज कमिश्नर। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछता है वो आपसे कि अगर आपको परमिशन चाहिए ऑफ सेल इन 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट, ध्यान देना 2 जिले, 2 से ज्यादा जिले, फॉर एग्जांपल राजस्थान के 2 या 2 से ज्यादा जिलों की आपको परमिशन चाहिए, तब परमिशन किसकी चाहिए। तो ध्यान देना, फॉर सेल इन 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट आपको परमिशन चाहिए होगी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना थोड़ा। सेक्शन 20 ये बोलता है कि भाई आप सेल कर सकते हो एक्साइज कमिश्नर की परमिशन से, बट अगर आपको परमिशन चाहिए फॉर सेल इन 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट, तब आपको किसकी परमिशन चाहिए होगी, स्टेट गवर्नमेंट की। बहुत कम चांस है कि आपसे इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाए, बट फिर भी ध्यान दे देना। अब आते हैं इसको लेकर एक अपवाद। अपवाद मतलब आप एक्साइजेबल आर्टिकल सेल कर सकते हो और आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए। एक मिनट, सेक्शन 20 एक्सेप्शन, या हम बोल सकते हैं सेल विदाउट परमिशन, कि जब आप सेल कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि भाई कोई आदमी है उसके पास फॉरेन की लिकर है, फॉरेन की जो लिकर है उसके पास, ठीक है, और फॉरेन की लिकर उसके पास है और वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि वो जो एरिया है, जो शहर है, जो सिटी है, उसको वो छोड़ के जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया वो बेच सकते हो, वहां पर आपको परमिशन नहीं चाहिए। तो पहला, सेल ऑफ फॉरेन लिकर बाय पर्सन लिविंग एरिया, वो जो उस एरिया को छोड़ के जा रहा है। या फिर दूसरा, सेल ऑफ फॉरेन लिकर बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन डेथ, जिसके पास वो दारू थी वो मर गया और उसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बेचना चाहता है। तो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, होनी फॉरेन लिकर चाहिए। तो सेल को लेकर सिंपल सा है कि सेल के लिए आपको एक्साइज कमिश्नर की परमिशन चाहिए, पर अगर आप 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। और कब आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, फॉरेन लिकर के केस में, अगर आप वो एरिया छेड़ के जा रहे हैं या फिर अगर आप मर चुके हैं तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेच सकता है। दिस इज सेक्शन 20। 21 सिंपल सा है, 21 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, यही लिख देते हैं आपने। 21 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि जो सेल को लेकर अगर कोई आपको परमिशन दी गई है, उसमें जो टर्म एंड कंडीशन बताया गया है आपको वो फुलफिल करना हो। 21 इतना नॉट इंपॉर्टेंट, ये फिर भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 22, किसको आप एक्साइजेबल आर्टिकल सेल नहीं कर सकते हो। तो एक्साइजेबल आर्टिकल आप किस किस को सेल नहीं कर सकते हो। सेक्शन 22, नो सेल बिलो 18 ईयर्स, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड देख क्या ना, सोल्जर
या फिर क्या कहते हैं आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, ये ध्यान रख लेना, यूनिफॉर्म में होना चाहिए तब, सोल्जर या फिर आर्मी ऑफिसर इन यूनिफॉर्म। फिर उसके बाद हाँ, इन एक्सचेंज ऑफ आइटम्स, 18 साल से कम को नहीं बेच सकते, ये एज ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनसाउंड माइंड को नहीं बेच सकते हो, ये 18 साल आप इसलिए ध्यान रखना क्योंकि 18 ही है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, 18 साल आप इसलिए ध्यान रखना क्योंकि ये जो है ना, जैसे कई स्टेट्स में जो, फॉर एग्जांपल स्टेट्स तो क्या है, जो ये दिल्ली या फिर बॉम्बे जैसे जो स्टेट्स हैं, वहां पर नॉर्मली हम लोग जो बार होते हैं उनके बाहर हम 21 एज देखते हैं, ज्यादातर मतलब रहता है वहां पर 21 एज देखते हैं। तो ध्यान रखना 18 साल है सेल की, 21 नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। अनसाउंड माइंड को नहीं बेच सकते हो। सोल्जर अगर यूनिफॉर्म में है, आर्मी ऑफिसर यूनिफॉर्म में है, और आइटम्स एक्सचेंज मतलब पैसा लेकर ही बेचोगे, ये नहीं है कि वो आपको ज्वेलरी दे रहा है, अपना कोई सामान दे रहा है, कोई मोबाइल देकर जा रहा है, नहीं, नहीं बेच सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सेल को लेकर, ठीक है। ये है अभी तक सेल को लेकर। यस, अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी, कोई भी डाउट कुछ भी, दोबारा बोल रहा हूं टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आ जाइए सेल के बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 23, सेक्शन 23 जो सीधी सी बात बोलता है कि भाई किसको आप नौकरी पर नहीं रख सकते इन लिकर प्रीमाइसेस, जहां पर दारू बेची जाती है, बनाई जाती है, वहां पर आप किसको नहीं रख सकते। पहला, पर्सन बिलो 18 ईयर्स, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इन्फेक्शियस डिजीज हो रखी है, जिसको ऐसा कोई रोग हो रखा है जो फैल सकता है, लिपर, ये हो गया। उसके बाद इनको तो रख ही नहीं सकते, कंप्लीटली बैन है। उसके बाद अगर फॉरेन लिकर किसी प्रेमाइसिस में, अगर फॉरेन लिकर किसी प्रेमाइसिस में सेल हो रही है, ठीक है, सेल हो रही है, तो वहां पर आप वुमेन कैन बी एम्प्लॉयड बट परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए ऑफ एक्साइज कमिश्नर। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार आता है ये, कि भाई क्या वुमेन को एम्प्लॉय किया जा सकता है क्या दारू के ठेके पे, मतलब लिकर प्रीमाइसेस पे। आपको लगता है वुमेन तो नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, कहीं भी बंद नहीं है। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम है उसको नहीं रख सकते हो, इन्फेक्शियस डिजीज, लिपर, इनको नहीं रख सकते हो। हाँ, वुमेन से रिलेटेड एक कंडीशन है, पर वो फॉरेन लिकर में, अगर किसी प्रीमाइसेस में फॉरेन लिकर बेची जा रही है, वहां पर आप वुमेन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, और अगर करना चाहते हो तो एक्साइज कमिश्नर की परमिशन चाहिए। ये तो बहुत अपवाद वाली बात है, जनरली वुमेन एम्प्लॉय हो सकता है। क्या वुमेन को दारू बेची जा सकती है? बेची जा सकती है, बेचने को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बेच नहीं सकते हो, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि बेच नहीं सकते हो। क्या एम्प्लॉय किया जा सकता है? किया जा सकता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ एक छोटा सा जो आपको याद रखना है कि भाई सेक्शन 16 से लेकर 27 याद कैसे करोगे। तो सिंपल सा है, मैन्युफैक्चर, डिस्टिलरी, रिमूवल, पोजेशन, 3S, सेल, एम्प्लॉयमेंट। क्या है? मैन्युफैक्चर, डिस्टिलरी, रिमूवल, पोजेशन। फिर आता है सेल, कि भैया सेल के लिए आपको परमिशन चाहिए। फिर ये बात करता है सेल की टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। फिर ये बात करता है सेल आप किसको कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो। और ये बात करता है किसको नौकरी पर रख सकते हो और किसको नहीं रख सकते हो।
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और उसके बाद बस सिंपल सा याद रख लेना सेक्शन 24 प्रिविलेज। ये आपका इंडेक्स हो गया, ये आपका इंडेक्स हो गया इस एरिया का। इससे ज्यादा और कुछ देखने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ लास्ट छोटा सा एक टॉपिक है, सॉरी, एक्साइज ड्यूटी सरचार्ज। अब ध्यान देना, हाँ एक मिनट, वुमेन को लिकर प्रीमाइसेस में नहीं रखा जा सकता, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं रखा जा सकता ना, हाँ नहीं रखा जा सकता। ये कहता है भाई वुमेन को जो है, हाँ ठीक है, वुमेन वाला जो है, जो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दे देना, वुमेन को लेकर वुमेन को दारू बेची जा सकती है। भाई देखो ऐसा है, इसको अगर याद करना हो तो सिंपल ध्यान रख लेना भैया, दारू को लेकर कोई इनइक्वालिटी नहीं है, दारू कोई भी पी सकता है, दारू कोई भी बेच सकता है। तो जेंडर को लेकर कोई दारू का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अरे यार लेडी है तो दारू नहीं पी सकती, आदमी है तो दारू ज्यादा पी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सी कहानी इन्होंने भी अप्लाई की, इन्होंने कहा भैया वुमेन वाली बात बोल देंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, जो ये वुमेन वाली जो सोसाइटीज है ये आ जाएंगे, बोले क्यों हम तो दारू पीना चाहते हैं, और जो ऑब्वियस होता भी है। तो ये सिंपल सी बात बोलना चाहते हैं कि भैया ऐसा है, दारू वुमेन लेने आती है दो, किस बात का डिस्क्रिमिनेशन है, सब लोग दारू पी सकते हैं। नौकरी कोई भी कर सकता है, तो अगर वुमेन नौकरी करना चाहती है लिकर प्रीमाइसेस में तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपल सा है, वुमेन को दारू बेची जा सकती है, बेची जा सकती है। दारू सिर्फ दो तीन लोगों को नहीं बेची जा सकती, 18 साल से कम बंदा, अगर कोई मेंटली अनस्टेबल है, आर्मी ऑफिसर इन यूनिफॉर्म है, ये सब चीजें। नौकरी पे बस दो तीन लोगों को नहीं रखा जा सकता, 18 साल से कम बंदे को नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर संक्रमण, मतलब जो ये भी लिपर भी एक ही बात है, जिसको ऐसी डिजीज है जो फैल सकती है, ठीक है। बट वुमेन को लेकर इन्होंने एक बात बोली फॉरेन लिकर के केस में कि यार यहाँ पर फॉरेन लिकर बेची जाती है ना, वहां पर अगर आप वुमेन को एम्प्लॉय रखना चाहते हो, वुमेन एम्प्लॉय रखना चाहते हो, तब आपको एक्साइज कमिश्नर की परमिशन चाहिए फॉरेन लिकर के केस के अंदर, कि जहां पर फॉरेन लिकर बेची जा सकती है। अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा पता नहीं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, जनरली ऐसा है कि वुमेन को दारू बेचो, वुमेन को एम्प्लॉय करो, बस फॉरेन लिकर के केस में है कि वुमेन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, और अगर करना है तो एक्साइज कमिश्नर की परमिशन चाहिए, इतनी सी बात ये बोलता है, ठीक है। ये है आपका एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अब आ जाओ एक्साइज ड्यूटी और सरचार्ज। यस, वुमेन कैन बी एम्प्लॉयड, क्या वुमेन को एम्प्लॉय कर सकते हैं? यस, जनरल रूल इज यस। हाँ, इसके अंदर ना आपको बेरेक्ट उठाता हूं, रुको। देखो सबसेक्शन 1 उठा लेना पहले, इसका जो एम्प्लॉयमेंट वाला है। सबसेक्शन 1 के अंदर लेबर, ठीक है। सबसेक्शन 1 के अंदर अगर आप, कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 6 7वीं लाइन जो है, 7वीं लाइन में बताया गया है सबसेक्शन 1 में, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली क्या नाम है, ये कानून प्रकाशक वाली अगर बेरेक्ट है तो, ठीक है। 7वीं लाइन में 3 ही लोग हैं, 18 साल, लिपर और इन्फेक्शियस डिजीज, तो इन 3 को ही नहीं रख सकते हो, बाकी सब रख सकते हो। जो सबसेक्शन 2 है ना, वो फॉरेन लिकर की बात करता है। नॉर्मली तो आप वुमेन को एम्प्लॉय कर सकते हो, सिर्फ फॉरेन लिकर के केस के अंदर है कि वुमेन एम्प्लॉय नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर आपको एक्साइज कमिश्नर की परमिशन चाहिए। तो नॉर्मली तो वुमेन को एज एन एम्प्लॉय रखा जा सकता है, ठीक है। लो भाई, अब आ जाओ एक्साइज ड्यूटी, जिसको अपने दूसरा नाम बोलते हैं काउंटर विलिंग ड्यूटी, सरचार्ज, और एक और पढ़ेंगे अपने फीस ऑन एक्सक्लूसिव, जो अपने एक्सक्लूसिव प्रिविलेज पढ़ा ना सेक्शन 24, उस पे भी फीस ली जा सकती है। चलो अब आते हैं टॉपिक पे, सिंपल सिंपल सा टॉपिक है। आ जाओ भैया एक्साइज ड्यूटी पर। एक्साइज ड्यूटी का दूसरा नाम क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक्साइज ड्यूटी कौन से सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन 28 में। अब ये है क्या? सिंपल सा बोलता है भैया एक तरह का टैक्स होता है,
जो सरकार लगाती है। कौन लगाता है एक्साइज ड्यूटी? स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट है, एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एक्साइज ड्यूटी किसी भी चीज पे लगाई जा सकती है, मैन्युफैक्चर पे, सेल पे, इंपोर्ट, मतलब किसी भी चीज पे आपको जो चीज लग रहा हो उस पे लगाई जा सकती है एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म होती है, नहीं, अलग जगह के लिए अलग ड्यूटी रख सकते हो, अलग एरिया के लिए अलग रख सकते हो, अलग प्रोडक्ट पे अलग एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हो, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हो। तो एक्साइज ड्यूटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, पर हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, अपने बस इतना ध्यान रख लेना कौन सा सेक्शन एक्साइज ड्यूटी की बात करता है। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। अब आ जाओ सरचार्ज, जो इंपॉर्टेंट है। सरचार्ज, ये जो सरचार्ज का कंसेप्ट है ये सन 2020 के अंदर लाया गया था, ठीक है। ये जो सरचार्ज का कंसेप्ट है 2020 के अंदर लाया गया था, और एक्चुअली में सरचार्ज लाने का ये था कि यार ऑब्वियस है, दारू इस मतलब सोसाइटी के हिसाब से दारू अच्छी चीज नहीं है, पर यह है कि दारू सरकार के लिए तो सबसे बड़ा रेवेन्यू है। सरकार का कोई भी स्टेट हो, कोई भी सेंट्रल स्टेट हो, उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है। तो उनको ये था कि यार दारू अच्छी चीज नहीं है, तो कैसे लोगों को सेटिस्फाई करें कि हम इस चीज के सपोर्ट में नहीं है। हालांकि ऑब्वियस सरकारें सपोर्ट में है इन चीजों की, बट हम सपोर्ट में नहीं है। इन्होंने एक प्रावधान जोड़ा, सरचार्ज। सरचार्ज क्या है जी? कि हम ना इनसे और टैक्स लिया करेंगे। भैया तुम तो टैक्स ले लोगे, महंगी तो दारू पीने वाले के लिए होगी। तो ये जो सरचार्ज जोड़ा गया, एक्चुअली इसलिए जोड़ा गया लोगों को राजी करने के लिए कि देखो सरकारें इस चीज के फेवर में नहीं है, और सरकारों ने क्या बोला कि हम जो है इनके ऊपर और टैक्स लगा रहे हैं कि आप लोग जो पर्यावरण को दिक्कत होता है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, उसको लेकर भी टैक्स भरो। लोग खुश हो गए कि देखो सरकारें इन चीजों के, दारू वगैरह के सपोर्ट में नहीं है। तो सरचार्ज किस लिए लाया गया? जो ये नेचुरल कैलेमिटीज है, जो ये एनवायरनमेंट है, इसके लिए ये पैसा यूज किया जाएगा, इसलिए जोड़ा गया। सरचार्ज किस पे लगता है? सरचार्ज एक्साइजेबल आर्टिकल पे लगता है। क्या सरचार्ज इन एडिशन होता है? बिल्कुल होता है। सरचार्ज जो होगा एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा मतलब इन एडिशन होगा टू एक्साइज ड्यूटी, टू एक्साइज ड्यूटी। सरचार्ज कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। कितना लगाया जा सकता है? नॉट एक्सीडिंग 50%, मतलब 50% तक। 50% नहीं, ध्यान देना, 50% तक, 50% तक एक्स्ट्रा होगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है। इसका जो पर्पस है वो है कि ये पैसा नेचुरल कैलेमिटीज में यूज होगा, जो भी डिजास्टर, फ्लड, उनमें यूज होगा। इतनी सी बात है। अरे इतनी सी बात है। दिस इज सरचार्ज। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरचार्ज का सेक्शन बताओ जी, 28। सरचार्ज किस अमेंडमेंट से आया था जी? 2020 की अमेंडमेंट से आया था। सरचार्ज कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्या सरचार्ज एडिशन में होता है? जी हाँ, एक्स्ट्रा ही होता है। कितना लगाया जा सकता है? 50% तक। तो ध्यान देना, सेक्शन नंबर कब जुड़ा, कितना लगाया जा सकता है, एडिशन वाला। एडिशन वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ना। तो ये है सरचार्ज को लेकर, ठीक है। फिर आता है, अब देखो 28 था एक्साइज ड्यूटी, 29 सेक्शन 29 रिकवरी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। या बोल दीजिए मैनर ऑफ लेवी। रिकवरी को हम बोलते हैं लीगली लेवी, कि भाई कैसे रिकवर हो सकता है। कोई एक्ट में कोई प्रक्रिया नहीं बताई, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। सेक्शन 29 कैसे रिकवर होगा? जो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगा। ये कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट है यहां, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट है। सेक्शन 29 और एक है सेक्शन 30, जो क्या है? जो है ये, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये क्या, इसका क्या नाम था? टैक्स और ड्यूटी और फी ऑन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, ऑन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज।
जो सेक्शन 24 में एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया जाता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया जाता है उसमें एक्स्ट्रा टैक्स भी ले सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा फाइन या सॉरी एक्स्ट्रा फी भी ले सकते हो। तो जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज पे ड्यूटी या फी लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है। ये ड्यूटी या फी इन एडिशन भी हो सकती है, मतलब एक्स्ट्रा भी हो सकती है, या फिर चाहे तो इंस्टेड भी हो सकती है। इनकी इच्छा है, इच्छा है। या तो बोल देंगे कि भैया एक्साइज ड्यूटी के अलावा ये देना है, या बोल देंगे कोई बात नहीं एक्साइज ड्यूटी दे दो या फिर ये दे दो, या ये दे दो या ये, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इन एडिशन हो सकता है और इंस्टेड हो सकता है। ये भी सिंपल सा ही है कि भाई ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 30। अब ध्यान देना, एक्साइज ड्यूटी के अंदर तीन चीजें हैं। एक है एक्साइज ड्यूटी, एक है सरचार्ज, एक है ड्यूटी ऑन प्रिविलेज, ऑन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, ऑन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। एक्साइज ड्यूटी 28, सरचार्ज 28A, और ये है सेक्शन 30। एक्साइज ड्यूटी की रिकवरी का तरीका 29 के अंदर बताया गया, 29 में बताया गया। अब आता है एक और टॉपिक, इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट, सेक्शन 30A। क्या है ये कि भाई अगर किसी भी बंदे से सरकार ने कोई पैसा लेना है, कोई भी ड्यूटी का, एक्साइज ड्यूटी बोल दो या सरचार्ज का, किसी भी चीज का कोई पैसा लेना है, सरकार उससे ब्याज ले सकती है। उसपे कितना? 2% पर मंथ, पर मंथ है, ध्यान दे देना, 2% पर मंथ। कितना इंटरेस्ट क्या रहेगा? 2% पर मंथ। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? अगर कोई ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट पे, जो भी ड्यू अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 2% पर मंथ। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या ब्याज लिया जा सकता है? लिया जाता है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 2% पर मंथ, पर मंथ है, ध्यान देना। अच्छा, इस इंटरेस्ट को क्या कम किया जा सकता है? यस, इसको कम किया जा सकता है, इसको सॉरी कम किया जा सकता है, इसको माफ किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, वेव किया जा सकता है बाय एक्साइज कमिश्नर। कौन करता है? एक्साइज कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, सेक्शन 30AA। ये है आपका एक्साइज ड्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28A, ये आपका 30A, 30AA, 29 का इंडेक्स, ठीक है। और उसके अलावा जो पीछे वाला अपने ने पढ़ा उसके अंदर आप ये जो सेल वाला जो है, सेल के अंदर 20, 22, 23, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 से 15 के अंदर आपके सेक्शन 13, 14, 15 इंपॉर्टेंट है। 9 से लेकर सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, 9A इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9A। उसके अलावा कुछ भी ऐसा, उसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 10A हेडिंग देख लेना, ठीक है। ये कुछ एक चीजें हैं। तो ये अपना अभी तक की टॉपिक है। कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे तो पूछ लो। और 2 क्लास अपनी और होंगी, एक्साइज एक्ट की 2 क्लास अपने करेंगे, क्योंकि एक आपका एक्ट अपना, एक अपनी क्लास करेंगे क्या नाम है ये, पनिशमेंट को लेकर, पेनल्टी वाला। तो वो थोड़ा क्लास, थोड़ी टाइम लग जाएगी अपने को, इसलिए 2 क्लास और होगी। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अपने क्लास खत्म करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। रिकवरी ऑफ एक्साइज ड्यूटी ने, बस ये कंफ्यूज मत हो जाना, कोई तरीका नहीं बताया गया है, सिंपल सा बताया गया कि भाई रिकवरी उन तरीकों से हो सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। तरीके नहीं बताए गए हैं, एक्ट के अंदर तरीके नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ठीक है, एक्ट इजी सा है, ज्यादा बहुत भार मत बना लेना, बहुत इजी सा एक्ट है। कुछ एक एरिया है जहां से आप तंग हो सकते हो, बाकी तो बहुत इजी है। चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। शाम को अपने पढ़ेंगे आईटी एक्ट की क्लास।
चलो भाई, थैंक यू।